Hello friends, this is Shahbaz and you are watching our YouTube channel विधिक जागरूकता। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है और थंबनेल देख के आप वीडियो में आए हैं, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो लोग जुडिशियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिनको ये सोच रहे हैं कि जुडिशियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की जाए, उनके लिए आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि जुडिशियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कहाँ से चालू करनी है, किस प्रकार से चालू करनी है और कैसे की जाएगी। मैंने भी YouTube में काफ़ी वीडियो सर्च की थी सब्जेक्ट में, क्योंकि जब फ्री होते हैं तो देखते हैं, तो मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हो कि शुरू से कैसे चालू करना है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और क्या करना है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को देखें, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स का मेरा मतलब है यहाँ पे जो 12th करके आए हैं वो भी, और जो कोई ग्रेजुएशन करके जिन्होंने 3 ईयर LLB कोर्स में एडमिशन लिया, तो BA LLB 12th के बाद वाले और 3 इयर्स वाले दोनों की बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए कि जुडिशियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो करोगे कैसे, क्योंकि हर एग्ज़ाम को निकालने की कोई ना कोई स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि मुझे सिविल जज बनना है, मुझे जुडिशरी में जाना है और आपने बोला कि मैं अब एक प्रिपरेशन चालू करूँगा। नहीं, हर चीज़ का क्या होता है, एक प्रिपरेशन का एक तरीका होता है। आपको छत पे जाना है तो आप स्टेयर्स से जाओगे एक एक करके। तो वही अपन को समझना है कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, स्टार्ट कहाँ से करना है। ख़त्म तो सबको पता है कि एंड में आपको ख़त्म कैसे करना है, लेकिन आज हम बात करेंगे, हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है हाउ टू स्टार्ट जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन को किस तरीके से स्टार्ट करें, कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन्हीं पॉइंटों पे हम बात करते हैं, जो मैंने जिस प्रकार से प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी, या मैंने अपने दोस्तों को, या मैंने अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरी कोचिंग में स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने उनको जिस प्रकार से बताया कि आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। और ये तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ और बहुत अच्छा रहा। और पिछला जो रिज़ल्ट आया 1 साल के अंदर, जो हमारी कोचिंग थी उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और काफ़ी लोग क्वालिफाई हुए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई रीजंस थे। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए जिस प्रकार से मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टार्ट कराता हूं और जो मुझे तरीका अच्छा लगता है, मैं उसके बारे में आज बात करूंगा। तो सबसे पहले आपका एक एम होना चाहिए। आप अगर जुडिशियल एग्जाम्स में आ रहे हैं तो आपका एम होना चाहिए, आपको फोकस्ड होना चाहिए कि मुझे किस पोस्ट के लिए लड़ना है, फाइट करनी है, मुझे किस पोस्ट के लिए जाना है। और सबसे पहले जुडिशरी आपका क्या होना चाहिए, एक सपना तरीके का होना चाहिए कि मुझे जुडिशरी में जाना है। तो एम आपका पहले प्री डिसाइडेड होना चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग करते क्या है, उन्होंने जुडिशरी की तैयारी चालू की, बोला यार जुडिशरी तो बड़ी डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगी। उन्होंने बीच में क्या की, PSC करने लगे। PSC के बाद वो कुछ और तैयारियां कर, SSB रेलवे तैयारी करने लगे। फिर सब कुछ घूम घाम के आए, कहीं सिलेक्शन हुआ, फिर बोले यार नहीं LLB कर रहे थे, जुडिशरी की तैयारी करें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका फोकस एक जगह होनी चाहिए कि मुझे जुडिशरी में जाना है, मतलब जाना है। अगर आपका एम है कि मुझे बनना है, मतलब बनना है, तो आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपका एम ही बार बार बदल रहा है कि एक साल जुडिशरी की तैयारी, दूसरे साल रेलवे की तैयारी, तीसरे साल SSB की तैयारी, फिर पता नहीं कोई PSC वगैरह की तैयारी करते हो, तो आपको नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले मैंने बोला है, सबसे पहले कि आपका फोकस्ड होना चाहिए। प्रिपरेशन यहीं से स्टार्ट होगी कि मैंने मन में सोच लिया कि मुझे जज बनना है, तो फिर आप स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहली स्टेज तो यही हुई ना कि मुझे करना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे छत पे जाना है, तो स्टेयर्स पे कदम तभी रखोगे ना कि जब जाना है। अब सोच रहे कि जाएं, एक कदम रखते हो आगे जाएं, फिर रखते हो पीछे, नहीं जाएं, तब नहीं जा सकते। तो ये चीज़ हो गई। आपको पोस्ट भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको किस पोस्ट के लिए फाइट करनी है। जुडिशरी में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो जुडिशरी में जो पोस्ट होती है उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप जुडिशरी की किस पोस्ट और किस स्टेट के बारे में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो। इसके बाद चलिए सोच लिया जज बनना है, तो सोचने से तो नहीं बन जाओगे ना, कुछ करना पड़ेगा। तो करें क्या? अगर तो ये लिखा है बेसिक लॉ फाउंडेशन बैच। अगर आपने सोच लिया है कि आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू करना पड़ेगा। अगर हम 12th आप करके आए, 12th में आपको सबको पता है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आर्ट, कॉमर्स पढ़ते हैं, और आप एकदम से स्ट्रीम आपकी चेंज हो जाती है। जो इंजीनियरिंग वगैरह जा रहे हैं तो वो तो 12th में भी मैथ्स पढ़ के आए, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के आए, और वहाँ भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पूरी टोटली चेंज हो रही। वहाँ अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं था लॉ के बारे में होता क्या है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, एविडेंस, बड़े बड़े एक्ट रखे। अब एक्ट तो ठीक है, लैंग्वेज और डिफिकल्ट।
लैंग्वेज के साथ मीनिंग डिफिकल्ट। तो मैंने बोला है कि सबसे पहले जब जुडिशरी में एग्जामिनेशन में आपका मन बना ले तो डायरेक्टली आप सिविल जज की कोचिंग मत कर लगिए। सिविल जज की कोचिंग इन द सेंस मेरा कि बहुत से लोग सीधा जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से और बड़ी बड़ी इंडिया की कोचिंगों में बैठ जाते हैं, 2-2 3-3 लाख जहाँ की फीस है, और फिर बोलते हैं अरे यार कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। तो समझ में कैसे आएगा जब आपकी बेसिक वर्ड्स क्लियर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है कि जब भी स्टार्ट करिए, जो पहला साल आपका होता है, जो आपका जो फाउंडेशन बैच, आप कोई फाउंडेशन बैच लीजिए। जैसे आपका जो फर्स्ट ईयर होता है, मतलब आप 12th करके आए हो तो 5 साल आपके पास है, या आप ग्रेजुएशन करके आते तो भी आपके पास 3 साल है। तो जो पहले 6 महीने या 1 साल है आप उसको बेसिक लॉ के लिए दीजिए। बेसिक लॉ मतलब एक फाउंडेशन बेस्ट टाइप का आप ज्वाइन कर लीजिए किसी भी टीचर के पास। देखिए गाइडेंस बड़ा ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कोचिंग ज्वाइन करिए, गाइडेंस के अंतर्गत कोचिंग भी आ जाती है, या आपका कोई सीनियर है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, या कोई छोटी कोचिंग है, या कोई भी ऐसा टीचर है जो आपको बेसिक चीज़ें बता रहा है। तो वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड बेसिक लॉ, बेसिक मीनिंग जानी है सबसे पहले। कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या, डायरेक्टली नहीं कि सीधे पढ़ने लगे केशवानंद भारती के केस में क्या क्या हुआ था, 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है। अरे बेसिकली अमेंडमेंट क्या होता है पहले ये तो समझिए। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती हैं, मतलब जो बेसिक अगर आप कोई एक्सप्लेनेशंस क्या होते हैं, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, प्रोविजो क्या होते हैं, एक्सेप्शन प्रोविजो में क्या अंतर होता है, अमेंडमेंट क्या होते हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि जो बेसिक वर्ड्स हैं, बेसिक चीज़ आपको सबसे पहले वो जानना पड़ेगा। इसमें टाइम दीजिए, जब आपको बेसिक चीज़ें आ जाएंगी तो आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं कि ये लॉ है, ये सेक्शन ऐसी बोलती है, सेक्शन 300 ये बोलती है, सेक्शन 300 का ये एक्सेप्शन है। अब आप बोले कि 300 तो ठीक है, एक्सेप्शन क्या होता है। फिर किसी सेक्शन में हम बता रहे हैं कि इसका ये प्रोविज़ो है, फिर हम किसी सेक्शन में बताते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन है, फिर हम आपको बताते हैं ये इसका इलस्ट्रेशन है। तो ये बेसिक वर्ड्स है, आपके इनके बारे में तो पता होना चाहिए। इंटेंशन क्या होती है ये, क्योंकि अपन ने अभी तक इसलिए पढ़ने को बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक 12th तक अपन ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी। तो इस चीज़ पे फोकस करिए। कोई भी सीनियर हो, कोई भी कोचिंग हो, कोई भी आपका घर का मेंबर हो, अगर वो लॉ के बारे में जानता हो तो उनसे चीज़ों को सीखिए। डायरेक्टली आप नहीं मत सीधे बैरेक्ट उठा के बोल दो कि हम पहली सेमेस्टर से जज बन जाएंगे, नहीं। चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, मीनिंग जानिए, चीज़ों की बेसिक लॉ को जानिए, उसको अंडरस्टैंड करिए कि ऐसा क्यों है। जिज्ञासा, जब क्यूरियोसिटी आएगी चीज़ों अपने आप पढ़ना चालू करोगे, चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। इसके बाद बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि चालू तो कर दी प्रिपरेशन, कौन सी बुक लें। कोई कहता है कि वो इतनी मोटी बुक है, कोई इतना वो ले लो, ये ले लो, नहीं। सबसे पहले बुक्स देखिए कि बुक्स अच्छी कौन सी हैं। सीनियर से कंसल्ट करिए, अपने टीचर से कंसल्ट करिए, और इसके साथ साथ उस बुक की लैंग्वेज पढ़ के देखिए क्या वो लैंग्वेज आपके हिसाब से ठीक है। कोई टीचर आपको रिकमेंड कर रहा है कोई इंग्लिश मीडियम की बुक, आपको इंग्लिश अच्छी नहीं है, नहीं आती इंग्लिश, और इंग्लिश उसमें बहुत अच्छी दी गई है, अच्छी टफ इंग्लिश है, तो आप उस बुक को रिकमेंड मत, आप उस बुक को मत पढ़िए। आप बुक वो पढ़िए जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है। तो बुक और बुक का कंटेंट आपको क्या पढ़ना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरी बुक, अगर कोई बुक 1000 पेज की भी आती है, नॉर्मल लॉ में 1000 पेज की बुक नॉर्मल चीज़ है, तो अब आप सोच रहे हो कि मैं 1000 के 1000 पेज पढ़ लूँ, नहीं। उस 1000 पेज में हो सकता है कि आपके लिए यूजफुल केवल 100 पेज हो, तो ये 100 पेज कौन से होंगे ये आपको सीखना पड़ेगा कि हम जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या उसमें तो 5000 केसेस दिए हैं, तो क्या 5000 केस पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। अब वो 100 या 200 कौन से केसेस हैं जिनका पढ़ना जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ नहीं पूछी जाएगी आपसे जुडिशियल एग्जाम्स में। तो बुक में अपन को फोकस करना है कि बुक्स क्या होंगी, बुक्स का कंटेंट क्या होगा, ये चीज़ें। अब बुक्स के अलावा बैरेक्ट हम कौन से लें, तो मैं जो सजेस्ट करूँगा आप डिग्लॉट के बैरेक्ट लीजिए, मतलब जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहती है, क्योंकि आपको काम जैसे एमपी जुडिशरी की बात करें, छत्तीसगढ़ जुडिशरी की, और हम राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, तो यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज आना ज़रूरी है। दिल्ली में जाते हैं, आपको दिल्ली का काम करना है तो इंग्लिश ठीक है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल लैंग्वेज भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, तो आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। इसलिए क्योंकि कुछ एक स्टेट्स में जैसे एमपी वगैरह की बात करें, ट्रांसलेशंस वगैरह भी आते हैं, तो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आती है। जब दोनों वर्ड्स नहीं आएंगे तो फिर ट्रांसलेट कैसे करोगे? तो कोशिश करिए डिग्लॉट जो वर्जन में आते हैं वो लीजिए, फिर बाकी आपकी चॉइस, आपको जो भी बेहतर लगता हो। तो इन चीज़ों को भी आपको चुनना पड़ेगा कि मैं कौन सा बैरेक्ट पढ़ूँ। बैरेक्ट तो लगभग लैंग्वेज एक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ में अंतर होता है। नोट्स फुट नोट डाल देते हैं, नोट्स डालते हैं, तो ये चीज़ें अंतर है। अब जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको जब जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन, चलो हमारा फाउंडेशन बैच हो गया, 6 महीने हमने फाउंडेशन बैच में बेसिक चीज़ें सीख ली। अब हम चाह रहे हैं कि हम जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन में जो मेन प्रिपरेशन है उस पर हम अब आ जाएं।
तो करना क्या है? तो सबसे पहले सोचिए हमें कौन सी स्टेट को फोकस करना है, सबसे पहले ये भी ज़रूरी है। कि आप एमपी फोकस करना चाहते हो, राजस्थान करना चाहते हो, छत्तीसगढ़, क्योंकि देखिए सब जगह के सिलेबस अलग है, पैटर्न अलग है और क्वेश्चंस भी अलग पूछे जाते हैं। अगर हम एमपी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं या राजस्थान के, तो यहाँ पे बेयर एक्ट के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक केस लॉस पूछे जाते हैं। बेयर एक्ट आप पढ़ लोगे आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे आएंगी। आप यूपी, उत्तराखंड वगैरह, बिहार वगैरह पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल होते हैं, मैचिंग वगैरह दी जाती है, पुराने केसेस पूछे जाते हैं, बहुत केसेस और टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हम जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी की या हरियाणा जुडिशरी या पंजाब जुडिशरी में फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपको याद रखना पड़ेगा, वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम बना के दी जाती है। तो अब देखिए, अब आप किस चीज़ में आपको लगता है कि ये मेरी चीज़ अच्छी है, आपको लगता है मेरा बेयर एक्ट अच्छा है, मैं प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करता हूँ, मैं टेक्निकल क्वेश्चन जो होते हैं मैं उनको जल्दी ब्रेक कर लेता हूँ, तो आपको उस हिसाब से जुडिशरी चुननी पड़ेगी। लैंग्वेज, आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप दिल्ली का मत जाइए, क्योंकि दिल्ली में थ्रू आउट इंग्लिश चाहिए। आप एमपी फोकस करिए, आप दिल्ली आप यूपी फोकस करिए, आप बिहार फोकस करिए। तो लैंग्वेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वही बोला कि किस स्टेट में फोकस करना है, क्योंकि ऐसा नहीं एक स्टेट, आप 2-3 स्टेट फोकस कर सकते हो एक साथ, जहाँ का पैटर्न लगभग एक है। ऐसा नहीं कि आप एक एग्जाम कर रहे हो, यहाँ की तैयारी पैटर्न वहाँ का लगे तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि नई एग्जाम लिख लेगा लेकिन दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप उस हिसाब से पढ़ते हो तो वो ठीक होगा। अंडरस्टैंड स्टेज एंड पैटर्न। स्टेजेस याद रखिए, 3 स्टेजेस होती हैं। कैसी कैसी स्टेज है, किसी में 3 स्टेजेस है, कौन कौन सी स्टेज है, पैटर्न क्या है एग्जाम का, सिलेबस क्या है, ये भी आपको जब जुडिशरी की प्रिपरेशन चालू करते हो तो कर याद करना पड़ेगा। और अब आ जाते हैं हम प्रिपरेशन में। तो प्रिपरेशन में देखिए, जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग करो, लेकिन कोचिंग का मतलब हम ये नहीं कहते, कोचिंग का मतलब सीधा सीधा होता है गाइडेंस। तो कोचिंग आप उसको नाम मत दीजिए, लेकिन आपको गाइडेंस जरूरी है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप गाइडेंस लीजिए। आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाइडेंस आपको दे सकता है, और आप प्रिपरेशन अगर आपकी ठीक चल रही तो फैमिली मेंबर के लीजिए। कोई सीनियर आपका है जो आपको प्रिपेयर करा रहा है तो वहां पे पढ़िए, और अगर आपको नहीं है तो टीचर पढ़िए। अब जब सीनियर टीचर से पढ़ते हैं तो हम इसी को कोचिंग का नाम दे देते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। कोचिंग आप कर सकते हो, इसी को कोचिंग बोलते हैं, मतलब जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कुछ चीज़। तो कोचिंग वगैरह या आप कंसल्ट करके पढ़िए, वो आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। अदरवाइज क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा कंटेंट कवर कर रहे हैं, यही नहीं पता। हम पढ़ रहे हैं बुकें, बोले कोई ने बता दिया ये बुक पढ़ लो तो पढ़ हमारी पूरी बुक, लेकिन ये नहीं पता था कि पढ़ना क्या है। मैंने बोला ना 1000 पेज में से पढ़ने 100 हैं, लेकिन वो 100 पेज कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो सब हमें सीखना है। इसके बाद कंटेंट कवर करेंगे। बुक तो ठीक है, लेकिन कंटेंट क्या कवर करना है, तो स्टेट के हिसाब से कंटेंट को भी कवर करना है। हर स्टेट का सिलेबस अलग है, हर स्टेट में अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब क्वेश्चंस अलग होते हैं, आपका पैटर्न अलग है, तो आपको जो कवर करना है एग्जाम के लिए वो भी अलग होगा। एमपी के लिए कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा कवर कर, सेक्शंस पे फोकस करना पड़ेगा। बेयर एक्ट जो होती है सेक्शंस पे फोकस करना पड़ेगा, जो सेक्शन के नंबर होते हैं वो नंबर्स पे फोकस करना पड़ेगा। वहीं आप दिल्ली वगैरह जाते हो तो वहाँ पे केस लॉज आपको क्या करने पड़ेंगे देखेंगे, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम केस लॉ पे बेस्ड होती हैं, तो वहाँ पे आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। बुक्स में कौन सा केस पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है कि ये भी आपको करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू स्टेट आपको कंटेंट भी अपना कवर करना पड़ेगा। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है बेयर एक्ट रीडिंग। बहुत से लोगों को ये सिखाया नहीं जाता। हमें दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि बेयर एक्ट पढ़ते नहीं बनता, इसमें समय लगता है। तो बेयर एक्ट पढ़ना सीखिए, एक वीडियो बनाएंगे इस पर कि बेयर एक्ट को पढ़ा कैसे जाए। बेयर एक्ट पढ़ना भी एक टेक्निक है। कुछ लोग क्या होता है, पढ़ लेते हैं, वो हमेशा कोचिंग के सहारे रहते हैं, वो 2-2, 3-3, 4-4 साल कोचिंग करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अभी भी हम कोचिंग करते जाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेयर एक्ट पढ़ना नहीं सीखा। आप बेयर एक्ट पढ़ना सीख जाओगे, लो अपने आप सीखने लगोगे। तो बेयर एक्ट को पढ़ने का तरीका भी एक जुडिशरी का हिस्सा है, क्योंकि हर साल क्या होती है, जैसे बहुत सारे समझिए अभी एमपी में डीबीओ की वैकेंसी आई, कुछ सब्जेक्ट बदल दिए गए लगभग 10। अब समझिए मुझे एमपी जुडिशरी देना है और मैंने कोचिंग करी थी 3-4 साल पहले। अब वो 10 नए सब्जेक्ट आया, मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इंदौर या भोपाल या दिल्ली जाऊंगा कोचिंग करने के, यार वो 10 सब्जेक्ट नए आ गए, वो तो मैंने कभी पढ़े नहीं है। अगर आपको बेयर एक्ट पढ़ना आता है तो वो बेयर एक्ट ही लॉ ही तो है, तो आप बेयर एक्ट पढ़ लो। और बेयर एक्ट नहीं पढ़ना आता तो फिर आप इसको ढूंढोगे, उसको ढूंढोगे कि यार पढ़ा दो। बेयर एक्ट पढ़ना सीखिए, बेयर एक्ट को समझना सीखिए। बेयर एक्ट से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जब आप मेंस लिखोगे तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्री के लिए भी बेयर एक्ट की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए कैसे बेयर एक्ट को तोड़ के पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आखिरी चीज, नोट भी प्रिपेयर करने हैं। प्री के नोट्स आप अलग प्रिपेयर कर सकते हो, मेंस के अलग कर सकते हो, या प्री मेंस के साथ में नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो।
अब एक ट्रेंड चला है आजकल टेलीग्राम वगैरह में, मैं बहुत देखता हूँ, वहाँ पे ट्रेंड चला है कि बोले वो उस कोचिंग के नोट्स, इस कोचिंग के, इस कॉलेज के नोट्स से पढ़ लो। नहीं, हमेशा याद रखिए जब भी नोट्स की बात आती है तो नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स ही आपके सबसे अच्छे होते हैं। हैंड राइटिंग नोट्स पे आप विश्वास करिए, आप किसी के नोट्स पे विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ें हमें अपने आप याद आएंगी। हमने नोट्स बनाए हैं, अब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो हमने नोट्स बनाए हैं वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे, कोचिंग के किसी के नोट्स नहीं। ऐसे तो फिर आप कोचिंग के नोट्स अच्छे, तो फिर बुकें हैं, बुक में भी तो सब चीज़ लिखी है और कोचिंग से ज़्यादा डिटेल में लिखी है। तो कोशिश करिए अपने नोट्स खुद बनाने की, शुरू में तो कम से कम ऐसा कोशिश करिए। बाद में आप कोई चीज़ें पढ़ते हो, मैं नहीं रोकता, लेकिन अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो नोट्स खुद से बनाइए। जब खुद से नोट्स बनाओगे और चीज़ों को पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या लिखा है, इन चीज़ों को आपको करना है। और बैरेक्ट के साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब बैरेक्ट पढ़ते हैं तो बैरेक्ट में चीज़ों को लिखना भी सीखिए। कोशिश करिए कि जब आप पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें बैरेक्ट में ही लिखी है, राइट डाउन करिए बैरेक्ट में कि भैया टीचर ने क्या पढ़ाया, क्योंकि बैरेक्ट हमारे साथ हमेशा रहता है। कुछ लोग जब बैरेक्ट में जगह नहीं होती है तो कुछ आप उस पर स्टिकर्स वगैरह लगा देते हैं, फिर उस पर लिखते हैं, पेपर लगा लेते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है कि बैरेक्ट में कितनी चीज़ें लिखनी, सब कुछ नहीं लिखना बैरेक्ट में, कौन सी चीज़ लिखनी है, कैसे लिखनी है। अगर इन सारी चीज़ों पर आप फोकस कर लेते हो, अगर आपको जब स्टार्ट प्रिपरेशन करते हो तो इन चीज़ों को देखना है। और अगर आप सेपरेट इन पे वीडियो बनाई जाएगी कि बुक्स कौन कौन सी, एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, कंटेंट्स कैसे कवर करना है, बैरेक्ट कैसे पढ़ना है, नोट्स प्रिपरेशन कैसे करना है, इन पे अपन सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन ये हुई बात कि प्रिपरेशन अपन को चालू कैसे करनी है, तो इन चीज़ों पे फोकस करिए। आप डेफिनेटली, अगर आपके पास एक एम होगा और आप इस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे तो आप सिलेक्शन भी पा जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात, आप में हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन हमसे जल्द से जल्द मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपके कोई फ्रेंड जो जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, तो उनको ये अब क्या करिए, शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो हम एक और लाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो अब उसको आगे कैसे बनाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।